नमस्कार, जय हिंद सभी को। ये जो हमारी मेवाड़ इतिहास के अंतर्गत सिसोदिया वंश चल रहा है, उसकी सीरीज में हमने राणा कुंभा का अध्ययन कर रहे हैं। राणा कुंभा के विजयों के बारे में और उपाधियों के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में समझ लिया था। तो दो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश, जिसको हम राणा शाखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राणा शाखा भी कहते हैं। इस राणा शाखा के अंतर्गत हमने जो शासक प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं, जैसे एक हमीर पढ़ा हमने, इसके बाद में राणा खेता पढ़ा, खेता के बाद में राणा लाखा पढ़ा, लाखा के बाद में जो शासक था मोकल, इसका पुत्र मोकल, क्योंकि चुंडा तो विषम प्रतिज्ञा ले लेता है और राघव देव की रण में हत्या कर देता है राठौड़ का। और मोकल के बाद में बना कुंभा, कुंभा के बाद में बनेगा उदा, जो हम एक वीडियो में थोड़ी सी त्रुटि कर चुके हैं, उसके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया था कि ये त्रुटि हो गई है। ध्यान रखना, ये कुंभा जो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है, पितृहंता शासक कहलाता है, जो कुंभा की हत्या कर देता है। उसमें हमने त्रुटि की थी कि उदा मोकल की हत्या करता है, ऐसा नहीं है। ये कुंभा उदा की हत्या करता है, उदा इसका पुत्र था, यानी कुंभा की हत्या करता है। ये पितृहंता शासक था। यह 1468 से 1471 तक रहता है शासक। फिर बाद में कुंभा के बाद में जो शासक बनता है वह बनेगा सांगा, सॉरी रायमल, इसके बाद में सांगा। ये शासक प्रमुख रूप से हैं। तो इसका हमीर का विषम घाटी पंचानन शासक, राणा शाखा संस्थापक, इसके बारे में पढ़ा। खेता के बारे में, लाखा के बारे में। इम्पोर्टेंट कौन है? लाखा, और फिर है कुंभा, और फिर पढ़ेंगे सांगा। तो जो कुंभा था वो 1433 से 1468 तक शासनकाल रहता है इसका। तो इसका अध्ययन कर रहे हैं हम 1433 से 1468 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधियाँ, यानी कि इसकी उपाधियाँ और इसकी विजय, ये पढ़ रहे थे हम, इनका अध्ययन कर लिया था। उपाधियाँ बता दीजिए। चाप गुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, शैल गुरु, तो ये सारी इसकी उपाधियाँ थी प्रमुख से। हिंदू सुल्तान भी कहते हैं इसको। और कवि भी था, कवियों में सर्वोपरि भी था, आश्रयदाता भी था। तो इसकी विजय के अंतर्गत हमने एक विजय पढ़ी थी, इसकी नागौर विजय। एक विजय पढ़ी थी, नागौर के शासक शम्स खां को पराजित किया था, शम्स खां को। नागौर के बाद में एक पढ़ी हमने गुजरात विजय। गुजरात का जो शासक था वह था कुतुबुद्दीन, उसको पराजित किया था, कुतुबुद्दीन को पराजित किया था। यह कुतुबुद्दीन चला गया मांडू, और फिर बाद में पढ़ी थी मांडू विजय। मांडू विजय, मांडू का शासक था महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। इसके बाद में ये भाग जाते हैं और उसके बाद में ये प्लान बनाते हैं, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम दोनों के मध्य में 1456 में। तो इस क्रम को हम थोड़ा सा के समय के अंतर्गत चेंज करें तो 1453 में आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, आवल बावल की संधि। हुआ ऐसे कि जो मैं आपको एक क्रम बता रहा था किस प्रकार से, कि जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था, राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। फिर दूहड़ था, आस्करण था, शीतल देव था, फिर बाद में उसके बाद में शासक बना वह था राव चुंडा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसके पुत्र एक तो कौन था? रणमल, और एक था काना। काना को शासक बना देता है। छोटा शासक होता है, एक छोटा राजकुमार होता है, बड़ा उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। ये नाराज हो जाता है तो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ करा देता है? ये लाखा के साथ करवा देता है। पूरी किसके साथ? लाखा के साथ करवा देता है। और इस संधि के तहत लाखा का पुत्र कौन बनता है? मोकल बनता है, वहाँ का शासक मेवाड़ का। और मोकल की मृत्यु के बाद में कुंभा जब शासक बनता है तो ये बालिग था, नाबालिग था, तो यह शासन काल सही प्रकार नहीं संभाल रहा था। तो इसका जो हंसाबाई का जो भाई था, जो मैंने बताया था कि जो लाखा का पुत्र था चूड़ा, और एक राघव देव,
राघवदेव सिसोदिया। तो इस रणमल को संरक्षक बना दिया मोकल का, किसने? हंसाबाई ने, हंसाबाई का पुत्र मोकल। तो इस कारण से यह रणमल ऊंचे पदों के ऊपर मेवाड़ में राठौड़ सरदारों को नियुक्त करने लगा। ऐसे में रणमल वहां पहुंचा तो इसने राघवदेव की हत्या कर दी। चूड़ा मांडू चलाई गया था हुसैन शाह के पास में, और इस कारण से संरक्षक रणमल था। तो कुंभा जब शासक बना तो यह इस बात से चिंतित था कि अब क्या किया जाए, कि रणमल से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो हंसाबाई की एक दासी थी भारमली, इस भारमली की सहायता से जहर देकर के रणमल की हत्या करवा दी थी। जिसमें मैंने एक कहावत बताई थी कि एक रणबांकुरे ने, गुप्तचर ने कहा भी था कि रणमल का पुत्र था जोधा, ये भी कहा था मेवाड़ में ही था। तो क्या कहा कि जोधा भाग सक तो भागे थारो रणमलियो मारे गयो, इस प्रकार की कहावत है। तो रणमल वहां मारा जाता है। अब कौन है? जोधा है। ध्यान रखना, शासक कौन है मारवाड़ का? जोधा है। यह 1459 में, जब हम राठौड़ वंश पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे, 1459 में यह जोधपुर नगर बसाता है और मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाता है, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है जोधपुर में, मेहरानगढ़ का दुर्ग। अब ये जोधा और कुंभा के मध्य में क्या है? विवाद है, झगड़ा है इसी बात को लेकर के। तो जोधा और कुंभा दोनों के मध्य में आवल बावल की संधि करवाता है 1453 में। कौन? हंसाबाई। ध्यान रखना, हंसाबाई कुंभा की दादी और जोधा की बुआ, ये रिश्ता इस प्रकार ध्यान रखना है। जोधा की क्या थी? बुआ थी, और कुंभा की क्या थी? दादी थी। इसके कारण दोनों की मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से दोनों में क्या होती है? संधि होती है। और क्या? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का सीमांकन होता है। राजस्थान में एक तरफ मेवाड़, एक तरफ मारवाड़। तो मारवाड़ में आपको पता है, जो मारवाड़ का या राजस्थान का जो गौरव कहलाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का ही एक रूप होता है। वैसे तो मुख्य रूप से तो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक में खेजड़ी का वृक्ष ही बताया गया, लेकिन लोग आवल बावल की संधि के तहत आवल का पेड़ मान लेते हैं। और बावल जैसे बबूल का पेड़ होता है वो, तो इधर आम के पेड़ भी मिलते हैं और खेजड़ी के पेड़ ही मिलते हैं। खेजड़ी और आम के पेड़, जहाँ जहाँ खेजड़ी और आम के पेड़ थे वो तो सीमा मान ली गई मारवाड़ और मेवाड़ की, यानी बावल यानी बबूल के पेड़, बबूल के पेड़ वाला हिस्सा किसका? मेवाड़ का, और खेजड़ी के पेड़ वाला हिस्सा मारवाड़ का। तो इस प्रकार सीमा बनाएगी। जो ये संधि हुई थी वो हुई थी पाली में, पाली नामक स्थान पर हुई थी, सोजत में, वहां सीमा रेखा बनाई गई थी। आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? पहली बात तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा जोधा और मेवाड़ के राणा या सिसोदिया वंश के शासक कुंभा के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1453 में हुई थी। किसकी मध्यस्थता से हुई थी? हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। मारवाड़ के जोधा की तो बुआ थी हंसाबाई, और कुंभा की क्या थी? दादी थी हंसाबाई। और इस संधि के तहत ही जो जोधा की पुत्री थी श्रृंगारी देवी, श्रृंगारी देवी पुत्री थी, इसका विवाह किया गया रायमल के साथ। कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में विवाह कर दिया गया। तो ये विवाह की शर्त के अनुसार इसका विवाह हुआ था आवल बावल की संधि के तहत। तो ये 1453 में एक पहले बात बताई, आवल बावल की संधि। अब जो गुजरात के शासक को हरा दिया था एक बार मांडू के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हरा दिया था, वैसे में इन दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई। उस योजना को ही कहते हैं चंपानेर की संधि। ध्यान रखना, चंपानेर की संधि कब हुई? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। ध्यान रखना है इसको, 1456 में। तो ये प्रमुख बातें थी। ये तो एक स्टोरी सी है, आपको सिर्फ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। किस प्रकार के फैक्ट्स ध्यान रखने हैं? कि नागौर विजय प्राप्त की, गुजरात की विजय, गुजरात के शासक कौन थे उस समय? कुतुबुद्दीन। मांडू विजय, मांडू के शासक कौन थे? मांडू मतलब मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। और आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 में। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। किस किस के मध्य हुई? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मांडू के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य में। क्या समझौता हुआ? दोनों की सेना मिलकर के किसका मुकाबला करेंगी? राणा कुंभा का। अब दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो दोनों में युद्ध होता है, दोनों को ही
महमूद खिलजी को और कुतुबुद्दीन को राणा कुंभा क्या कर देता है, पराजित कर देता है, दोनों को हरा देता है, उनकी हत्या कर देता है। इस बात का ध्यान रखना है। और इससे पहले हमने उल्लेख कर ही दिया था क्या, 1437 का सारंगपुर विजय का, जो कई बार हराया मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, अब मैंने बताया था कि इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का मंदिर भी, विजय स्तंभ भी बनवाया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ भी बनवाया था, जिसकी खास बात क्या है, ध्यान रखना, 9 मंजिला है। क्या है, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है। और क्या खास बातें हैं इस करे, तीसरी मंजिल पर जो इसकी 3 मंजिलें बनी हुई हैं, ध्यान रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। ध्यान रखना, कितनी बार, 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। इस बात का ध्यान रखना। किस विजय उपलक्ष्य में बनाया, सारंगपुर विजय उपलक्ष्य में बनवाया। कब बनवाया, 1437 में बनवाया। किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया। कितनी मंजिला है, 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। और क्या खास बातें हैं, 1949 में इसके ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी की गई। क्या जारी की गई, डाक टिकट जारी की गई। और इसकी क्या खास बातें हैं, इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। ध्यान रखना, विश्व कोश कहा जाता है। और राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में है। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। और ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया कि ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है। ध्यान रखना, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसलिए कुंभा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, चंपारण संधि, सारंगपुर का युद्ध, विजय स्तंभ, डाक टिकट जारी किया, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, विष्णु को समर्पित है। ये प्रमुख इसकी खास बातें हैं। और इसके कुछ शिल्पियों के बारे में पूछा जाता है, इसके शिल्पी कौन है। ध्यान रखना, शिल्पी है इसका मंडन, यानी वास्तुकार। शिल्पी कौन है इसका, मंडन है, जो खास इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और कौन कौन है, सोमदेव, ये इसके शिल्पी रहे हैं, विजय स्तंभ के बनाने वाले मूर्तिकार रहे हैं। और कुछ इसके वास्तुकारों का नाम भी आता है, इंजीनियर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वास्तुकार, बहुत बार आ चुका है, जेता, नापा, कुप्पा, ये प्रमुख रूप से इसके क्या है, वास्तुकार रहे। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि जेता, कुप्पा, नापा कौन है, क्या है, उसमें ऑप्शन आएगा लेखक हैं, वास्तुकार हैं, कुंभा के शिल्पी हैं ऐसे। तो ध्यान रखना, कुंभा क्या है, वास्तुकार है, विजय स्तंभ के वास्तुकार है, यानी इंजीनियर है। अब कुंभा की और बातें करें तो कुंभा को स्थापत्य कला का ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, वीडियो को यूज करके मिटा रहा हूँ। विजय देख ली है, उपाधियां देख ली है, अब इसकी स्थापत्य कला देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है एक तो वो है, एक तो आप वीडियो को भली प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो बार बार देखेंगे, समझेंगे, तभी इसको समझ पाएंगे। किसी भी चीज़ को बार बार करने से, आपने एक हिंदी में दोहा सुना हो ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, तो यानी पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो ये तो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, मनुष्य मात्र के लिए कोई खास नहीं होती है। तो ध्यान रखना, अच्छी प्रकार से पढ़ना, समझना, याद करना। जो बात समझ में नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना। तो देखिए इसकी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, पहली बात तो ये है कि इसे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कुंभा को जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं। मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये, 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। और क्या खास बात है? इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि दुर्गों में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, सर्वाधिक दुर्ग प्रथम स्थान पर कौन रखता है? महाराष्ट्र, और फिर मध्य प्रदेश, और राजस्थान का है तीसरा स्थान। ध्यान रखना, दुर्गों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। तो मुख्य रूप से कुछ दुर्ग भी याद रखने हैं। कई बार पूछ लेता है कुंभा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, इनमें से कौन से का नहीं करवाया, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, बैराट का दुर्ग कुछ इंपॉर्टेंट है, बसंती दुर्ग जो उदयपुर में है, बसंती दुर्ग, और जो खास जो इंपॉर्टेंट है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन भी कहा था। ये कथन अक्सर पूछे जाते हैं। घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को, भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। जाना, घोड़े वाले बाबा ये भारतीय इतिहास का जनक कौन? कर्नल जेम्स टोड। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग को देखने पर सर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये कोटेशन भी आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कौन सा? एक है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग यही सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख रूप से दुर्ग है। और ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। अब आपको निर्माण, तो निर्माण की जगह हम पुनर्निर्माण शब्द का यूज कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, जब है टूट गया था बिजली गिरने से, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था। आप कहोगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था मानमोरी शासक था, मौर्य वंश का। आपने बप्पा रावल के समय पढ़ा होगा ना, मानमोरी, जिसको जेतर सिंह ने, गोहिल वंश का शासक जेतर सिंह ने पराजित किया था 734 में। तो उस मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का शासक था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, इस चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मुख्य रूप से। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया। अब ये तो आपने देखा इसके बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, दुर्गों का निर्माण करवाया। और जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये प्रमुख रूप से स्थापत्य कला थी, कुंभा की जनक कहा जाता है। अब कुंभा के बारे में कहा जाता है कि ये कवि भी था, यानी कि विद्वानों का आश्रय देता था। तो इसने लेखन में क्या क्या किए? इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो है रसिक प्रिया, ध्यान रखना, बहुत बात पूछ रहा है। रसिक प्रिया कुंभा की प्रमुख रचना है। और इस रसिक प्रिया जो जयदेव था एक विद्वान, उसकी पुस्तक थी गीत गोविंद। गीत गोविंद, इसके ऊपर टीका लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी किसने? कुंभा ने। क्या नाम उस टीका का? रसिक प्रिया, ध्यान रखना है, रसिक प्रिया। और कौन से ग्रंथ हैं? एक है चंडी शतक। चंडी शतक, ध्यान रखना। एक विद्वान था मयूर, उस मयूर के भी है सूर्य शतक, चंडी शतक है। तो चंडी शतक एक ग्रंथ किसका है? कुंभा का भी है। और क्या है चंडी शतक के साथ साथ में? संगीत राज, संगीत राज, और सूर प्रबंध, सूर प्रबंध, और संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, और संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। ये कुंभा के ग्रंथ प्रमुख रूप से, ध्यान रखना है इसको। जो ये संगीत रत्नाकर है,
ये इसके भी 5 भाग हैं और एक संगीत राज है, इसके भी 5 भाग हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है संगीत राज। तो ये प्रमुख रूप से राणा कुंभा के ग्रंथ हैं, याद रखने। इनमें रसिक प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में आया था कि इनमें से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना है। उसमें ऑप्शन नहीं था, वो था संगीत प्रबंध, संगीत प्रबंध, ये ऑप्शन भी था। अब और बाकी ये भी थे, रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, ये ऑप्शन थे। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और एक था संगीत प्रबंध। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला ध्यान रखना, ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कुंभा का नहीं है। बाकी संगीत राज भी है, संगीत रत्नाकर भी है, संगीत मीमांसा भी है, ध्यान रखना। संगीत प्रबंध नहीं है, सूढ़ प्रबंध है कुंभा का, ऐसे ध्यान रखना है। जब तक आपको सारे याद नहीं रहेंगे तब तक फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। और कुंभा विद्वानों का आश्रय दाता भी था, ध्यान रखना। कैसे था, एक तो आपको पता होना चाहिए कि मंडन शिल्पी था, इसका विद्वान था, वास्तुशास्त्र का जनक था। उसके कुंभा के समय में इसने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि राजवल्लभ, और एक लिखा था रूपमंडन, दूसरा था रूपमंडन, और एक था वेद्यमंडन और कोदंडमंडन, वेद्यमंडन और कोदेमंडन। ये इसके ग्रंथ है, किसके, मंडन के। ये प्रमुख विद्वान था इसके समय में। और एक आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे विजय स्तंभ बनवाया कुंभा ने, तो एक विजय स्तंभ पर एक प्रशस्ति भी लिखी हुई है, विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो विजय स्तंभ प्रशस्ति किसकी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अत्रि पुत्र महेश की, अत्रि पुत्र महेश की, इसको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी, अत्रि पुत्र महेश के द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रमुख कुंभा की बातें थी। और जो लास्ट जो कुंभा की जो बात है वो ये है कि इसको एक रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग, उन्माद रोग। तो यह मामा देव कुंड जो चित्तौड़गढ़ में ही है, मामा देव कुंड पर बैठा हुआ था और वहां पर इसकी उदा ने क्या कर दी, उदा ने हत्या कर दी, हत्या कर दी। कब कर दी, 1468 ईस्वी में। तो ये कुंभा की खास बातें इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। काफी उपाधियां हैं इसके पास में। और इसके कुंभा के पिता मोक्कल, माता कौन थी, सौभाग्य देवी। 1433 में शासक बना, 1433 में शासक बना, 1468 तक शासक रहता है ये। इसके प्रमुख विजय हैं, नागौर विजय है, मालवा विजय है, गुजरात विजय है और सहारनपुर का युद्ध है। इसकी विजय हो गई है। प्रमुख उपाधियाँ दान गुरु, शैल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये इसकी प्रमुख उपाधियाँ थी। इसके प्रमुख स्थापत्य के बारे में देखा हमने, बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया। फिर इसके प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ा हमने, रसिक प्रिया, चंडी शतक, संगीत राज, सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, ये प्रमुख इसके ग्रंथ है, ध्यान रखना। कुंभा के इसके ग्रंथ हैं, ये कुंभा के ग्रंथ हैं, तो नोट कर लेना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका प्रमुख कवि कौन था, मंडन, और कौन था, अत्रि पुत्र महेश। और महादेव कुंड पे बैठा हुआ था, उन्माद रोग हो गया था, तो उदा इसका पुत्र था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। इसलिए उदा को मेवाड़ का या सिसोदिया वंश का पितृहंता शासक कहा जाता है। इसके बाद में उदा 1468 से लेकर के 1471 तक क्या रहता है, शासक रहता है। इसकी कोई खास बातें नहीं है। अब सीधा क्या पढ़ेंगे, रायमल के बारे में पढ़ेंगे। और रायमल के जो पुत्र होते हैं 4, पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह यानी सांगा और जयमल, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें खास इंपॉर्टेंट है सांगा, विश्व इतिहास में सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सबसे प्रतापी शासक या सबसे, अगर मेरा फेवरेट शासक वो है सांगा, तो उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को बार बार देखना और अपने जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा
धन्यवाद आप सभी को।